नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अंदर जेल में जाने के बाद जो जेल है, जो मैं हमेशा कहता हूँ और बहुत सारे पुलिस वाले भी इस बात से सहमत होंगे, एजेंसी वाले भी सहमत होंगे कि जेल जो है वो बहुत बड़ा हायरिंग राइट। सेगमेंट है, रिक्रूटमेंट सेंटर है हर किसी क्रिमिनल का। जो बड़ा क्रिमिनल है वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया के जेल से करता है, जो छोटा है वो जिले की जेल से कर लेता है, लेकिन रिक्रूटमेंट होती ज़रूर है। ये ह्यूमन रिसोर्स सेंटर है। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई माट्या भाई से। माट्या भाई, हाँ। उनका असली नाम भी मैंने इस किताब में हम्म, मेंशन किया है, अगर आपको मार्क किया तो मैं चाहता हूँ आप मैं पढ़ के वही ढूंढ बताओ। रहा था, मैंने मार्क नहीं किया है वो उनका नाम। बट मैंने, सुनील हाँ हाँ। सुनील आगे पूरा पढ़ के बताइए। एक सेकंड, मुझे मैं ढूंढना चाहता हूं पड़ेगा। कि मेरे से थोड़ा आप भी बताएं कि क्या, क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा कि आपने वो किताब पढ़ी और आपने पूरी रिसर्च की है, तभी आपने मुझे बुलाया है। सिर्फ कमेंट के बेस पे नहीं बुलाया कि कमेंट तो फेक भी हो सकते नहीं हैं। नहीं। तो सुनील सोनास। नहीं नहीं, सुनील सोन्स जो था वो अलग है। अच्छा, ये आ, फ्लोरिस्ट था, सुनील फ्लोरिस्ट करके वो कोई था। अलग, ये वो एक अलग पासपोर्ट चीज। वाला। मट्या भाई, सुनील मनगांवकर। मनगांव का। आपने मार्क भी कर रखा है, स्क्रीन पे भी हाँ। दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, किताब पे मार्क भी कर रखा है, लेकिन इनकी नज़र से बच गया। जो अब मैं चाहता हूँ आप पढ़ के बताइए वो सेंटेंस पूरा क्या लिखा है जी। मैंने। This recruitment was overseen by Matya Bhai. Matya Bhai's full name was Sunil Madgaonkar, and while serving his sentence in jail, he worked on recruiting boys for Chota Rajan. करेक्ट। तो 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 जो सुनील मनगांवकर है हम्म, उसको मट्या भाई प्यार से बोला जाता है। करेक्ट। क्राइम की दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं इनके कोई ना कोई पेट नेम होते हैं। जैसे ऑथर्स के पेन नेम होते हैं, इनके हम्म पेट नेम होते हैं। छोटा राजन नाम इसलिए पड़ा, असली नाम कुछ और है, हम्म उसका छोटा राजन नाम पड़ा। तो ऐसी क्राइम की दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के नाम पड़ते रहते हैं। राइट। तो जब माट्या भाई की इसकी मुलाकात हुई जेल में, जिस जेल में ये गया, तो माट्या भाई ने जो भी नया लड़का आता था उस पर नज़र रखे जाते थे, हर कोई रखता था, उसके बारे में जानकारी निकाली जाती थी कि ये किस जुर्म के अंदर आया है, कहाँ केपेबल है या नहीं है, आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है। इसका एक बाकायदा फॉर्मेट उन्होंने क्रिएट कर रखा होता है कि नज़र रखने के लिए कि मर्डर में आया है तो किस कैटेगरी के मर्डर में आया है, बदले लिया था या ये क्राइम आइडियोलॉजी का है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब रोहित के बारे में पता चला कि ये साला 3 नाम लेके बैठा हुआ है, अब मैंने साला बोला है, अगर उसके कोई फ़ैन देख रहे होंगे तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं रोहित को साला बोल रहा हूँ। तो एक ये बात करने का तरीका है, जर्नल है, कोई इसको सीरियस ना ले। तो कि रोहित जो है किस तरीके है, तो जब पता चला कि इसने पुलिस को रोहित वर्मा बन के बेवकूफ़ बनाया, असली नाम छुपाया, कई महीनों तक, कई सालों तक डकैती डालते रहे, पकड़ में नहीं आए, तो माट्या भाई इस काम से बहुत प्रभावित हुआ कि यार इंटेलिजेंट लड़का है, डेयरिंग लड़का है, पुलिस को कई बार बेवकूफ़ भी बनाया, अंत में गलती से पकड़ा गया, और वो भी जो साथ में लड़के पकड़े गए हैं उनकी वजह से ये पकड़ा गया, ये खुद नहीं पकड़ा गया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकते हो कि सामने वाले के एचआर पे पड़ा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पे पड़ा। राइट। तो वहां से माट्या भाई ने जब ये जेल में पहुंचा तो इसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की, कुछ दिन नज़र रखी, फिर इसके पास गया, इससे बात करनी शुरू की, बात करने से वो प्रभावित और हुआ। तो उसको बोला कि ठीक है, तू जब तक जेल में है तब तक मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो अंदर ही अंदर मट्या भाई ने भी इसके बारे में खबर छोटा राजन को देनी शुरू की कि हमें और लड़के मिल रहे हैं जो आगे काम कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपसे जो पूछनी है, आपने कहा कि इस जेल में मात्या भाई जिस तरह से काम कर रहे थे छोटा राजन के लिए, हो सकता है ऐसी ही दूसरी जेल्स हो जहाँ पे डी कंपनी के लिए भी लोग काम कर रहे डी हो। कंपनी क्या, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, खाली हम डी कंपनी की क्यों बात करते तो हैं। मतलब जेल्स पर बटे हुए थे। जेल्स सारी बटे हुए हैं, दुनिया इंडिया के जितनी जेल्स हैं वहां से किसी ना किसी के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। ओके। हम क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं डी कंपनी तक। डी कंपनी के अलावा भी क्रिमिनल्स हैं, डी कंपनी के अलावा भी माफियाज हैं। मैं सबसे ये बात कहता हूँ कि आखिर दाऊद इब्राहिम पे ही आके क्यों सुई अटकती है। फेयर पॉइंट, हाँ। टाइगर मेमन भी एक नाम है, उस पे क्यों नहीं आके सुई अटकती है, जो कि पूरा सूत्रधार 93 बॉम्ब ब्लास्ट का है। आज तक कोई किसी ने भी उसके ऊपर पॉडकास्ट करने की हिम्मत नहीं की है। हम करेंगे। हाँ हम करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, करेंगे, उस पर अलग से करेंगे, बिल्कुल एक्सक्लूसिव करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हम यहाँ पे छोटा राजन की बात कर रहे हैं तो डी कंपनी
ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि जहाँ राजन है वहाँ डी कंपनी है, क्योंकि जो राजन की जो रूट्स हैं वो वहीं से शुरू हुई हैं। तो अगर हम नाम नहीं भी ले रहे हैं तो भी वो उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। करेक्ट। तो बट मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेल्स में रिक्रूटमेंट जो होती है, तो कितनी गैंग्स थी जो रिक्रूट जेल से कर रही थी लोगों को उस वक्त? यार गैंग्स का नंबर नहीं बता सकते, इसका एग्जाम्पल मैं आज की तारीख में दे सकता हूँ। बट हर मेजर गैंग कर रही हर थी। मेजर रहे, आज पहले भी करती थी, आने वाले टाइम में भी करेगी, और अभी भी कर रही है। अभी भी कर रही है। अभी भी कर रही है, बस सिस्टम बदलता चला जाएगा। सिस्टम से मेरा मतलब है कि उनका रिक्रूट करने का तरीका बदल जाएगा। पहले सैलरी बेस पे होते थे, अब प्रोजेक्ट बेस पे हो जाते हैं, फ्रीलांसर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, तो तरीका बदल सकता है। राइट। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बदल सकती है, लेकिन रिक्रूटमेंट खत्म नहीं हो सकता। जो एक बार जेल चला गया उसके ऊपर क्रिमिनल का ठप्पा लग गया, चाहे वो अदालत से बरी भी हो जाएगा तो भी उस पर ठप्पा है। और जब उसको एक बार ठप्पा लग गया और उसको ये लगा कि मैंने 4 बार मर्डर कर दिया या 1 बार मर्डर कर दिया या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे लोग मुझे डरने लगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगता है। तो वो जब अगर अच्छा काम करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक वो मेंटली वो ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझसे लोग डरते हैं। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको डर ये होता है कि ये दूसरे को मार सकता है तो हमको मार सकता है। तो इसलिए लोग उसको नमस्कार भी करना शुरू कर देते हैं, उसके पास पहुंचने लगते हैं कि हमें किसी ने डांट दिया, डपट दिया या धमका दिया, आप हमारा ये करा दिए। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो एक बार इंसान जब जेल चला जाता है तो आसपास सबसे पहले जो लोग डरने शुरू होते हैं उसके पहले, वो सबसे पहले उसके परिवार वाले, दूसरे उसके रिश्तेदार वाले, तीसरे उसके मोहल्ले वाले। तो ये जब 3 लोग उससे डरने शुरू हो जाते हैं, जो जेल में आदमी होता है, तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू होता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जो हूं मैं हूं। तो वहां से फिर वो और क्राइम की तरफ बढ़ना शुरू होता है। राइट। तो ये जो एक तरीके से जो जेल है, यहाँ पे उसका एक ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो जाता है। जब वो और अपने से बड़े क्रिमिनल्स को देखता है कि उनके आसपास 20-30 लोग घूम रहे हैं, एक पैर दबा रहा है, एक मालिश कर रहा है, वो आराम से बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस वाले भी, जो जेल वाले हैं, वो भी उससे प्यार से या डर के बात कर रहे हैं, तो उसे भी लगता है जब ये हो सकता है तो मैं जेल आऊंगा कभी, तो मेरे साथ को भी ऐसा मिलना चाहिए। तो वो और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। ये एक सिंपल साइकोलॉजी है एक क्रिमिनल पे जो फिल्म बनी थी उसमें भी ऐसा ही कुछ दिखाया था। मैंने वो फिल्म नहीं देखी। ओके, उसमें शायद जहां तक मुझे याद है, मैंने भी बहुत पहले देखी थी, वो जॉन अब्राहम उनका कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो जब उसे जेल होती है तो जेल में जाने के बाद में उसे कोई पहलवान इंसान होता है, वो उसे पूरा जिमिंग वगैरह कराता है, उसकी बॉडी बनाता है एंड उसको क्राइम करना सिखाता है। ऐसा उसमें दिखाया गया था, एज फार एज आई रिमेम्बर। क्राइम करना कोई नहीं सिखाता, क्राइम में पार्टनर बन जाते हैं। आजकल जो क्राइम हो रहा है वो कॉल स्पूफिंग का हो रहा है सबसे बड़ा। वो जेल में बहुत सारे हाईटेक क्रिमिनल्स पहुंचने लगे हैं, तो एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल से मिलता है तो उसे लगता है यार इसके पास जो है वो मेरी नॉलेज के लिए बढ़िया है, दूसरे को लगता है कि इसकी नॉलेज जो है वो मेरे लिए बढ़िया है, तो मिलके वो एक अपना गैंग बना लेते हैं। और जब बाहर निकलते हैं, अंदर रहते हैं, वहीं से वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो अंदर भी आपस में नए गैंग बनने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जो गैंग है वो ही हायर कर रहे हैं, जो जेल के अंदर भी जो नए लोग जा रहे हैं अरेस्ट होके, वो भी अपना गैंग बनाना शुरू कर देते हैं जब उनको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। कोई टैक्स हैवी मिलता है, कोई बम बनाने वाला मिलता है, कोई पासपोर्ट बनाने वाला मिलता है, तो वो भी अपना एक गैंग बना लेते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायरिंग जो बाहर गैंग्स बैठे हैं उन्हीं की हो रही है, गैंग्स के लिए नहीं है। नए गैंग्स भी अपने आप वहां फलते फूलते पनपते हैं, एक नई जड़ें जमाते हैं और बाहर आते हैं तो बवाल काटते हैं। ओके। लोगों को लगता है कि जेल में जो है लोग सुधर रहे हैं, लेकिन जेल में 10 लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हैं, वो भी अपना एक गैंग बनाना के शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनको लाइक माइंडेड पीपल मिले हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा क्राइम तो टेक के ऊपर हो रहा है, वो भी अंदर बैठ के कोई नई टेक्नोलॉजी वाला मिल जाता है, 4 टेक्नोलॉजी वाले मिलते हैं, एक नया गैंग बना लेते हैं, और उनके पास जो दिमाग होता है वो शायद हमारे पुलिस वाले भी उन्हें पकड़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं, एजेंसी पकड़ने में टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते जो उनके पास जो नॉलेज होती है टेक की। तो ये लोगों को बहुत गलत फहमी है, जो आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो गैंग बाहर हैं उनकी हायरिंग हो रही है, नहीं, अंदर बैठ के भी बहुत सारे नए गैंग बनाए जाते हैं जो आगे जाके बवंडर काटते हैं।